हेलो दोस्तों, तो फिर से हाजिर हूँ एक बार आपके सामने मैं फिजिक्स की क्लासेस का नया वीडियो लेके। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम के या गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा आज का क्लास है। अभी देखिए, टॉपिक को लिखाने से पहले, मतलब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो आप कॉपी में मैं नोट डाउन करवाऊं उससे पहले 15 मिनट सिर्फ जो है हमें समझना है। 15 मिनट तक के लिए आप हेडिंग नोट कर लीजिए, कॉपी में पेन को रख के कॉपी बंद कर दो। अब जो मैं कहता जा रहा हूं उसको समझो और आप मेरे वीडियो को सुन के उधर से जवाब दीजिएगा, ठीक है। मन ही मन में खुद को जवाब दीजिएगा। तो पहला सवाल, आप फ्लक्स के कितने फॉर्मूले जानते हैं? विद्युत फ्लक्स के कितने फॉर्मूले हैं जो आप जानते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सर 2 फॉर्मूला। एक तो फ्लक्स का अपना फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां ये क्या हो गया, यह हो गया विद्युत फ्लक्स। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। पहला फार्मूला हम लोग ये जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ये हमारा फ्लक्स का पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है जी? दूसरा फार्मूला गॉस साहब ने दिया है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था गॉस का नियम। तो गॉस के नियम से एक फ्लक्स का हम फार्मूला जानते हैं। यहां क्यू क्या है? बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश। बंद पृष्ठ के बाहर आवेश से उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो फ्लक्स नहीं बनाता है जो बंद पृष्ठ के बाहर है। जो भीतर वाला है उसका बात करना है। तो बंद पृष्ठ के भीतर फ्लक्स बटा एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फार्मूला हम ये जानते हैं। इन दोनों फार्मूले से ही हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों को करेंगे। अभी देखिए, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सब सिर्फ आप समझते जाइए। तो हमारा एम होता है, हमारा लक्ष्य होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना। अभी ऐसा नहीं ये सब लिखना है, लिखना नहीं, समझा रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे, जानते हैं हम कि फ्लक्स का 2 फार्मूला होता है ना। तो फ्लक्स का हम 2 फार्मूला कहेंगे तो दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही हो जाएगा। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई वेक्टर बोलिए कैसे निकल जाएगा? तो कहेंगे सर ए वेक्टर को नीचे भाग लगा दीजिए। तो ई वेक्टर बराबर क्यू बटे ए वेक्टर एप्सिलॉन नॉट। या इसको मैं एक तरह से और भी बढ़ाना चाहता हूं, यहां पर डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा से गुना, है ना। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के बीच में बना कोण, वो कॉस थीटा है। तो आप ही बोलिए ई बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बटा ए कॉस थीटा गुना एप्सिलॉन नॉट। ये ए कॉस थीटा को हमने नीचे उतार दिया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। यही हमें करना है गॉस के अनुप्रयोग में।
कभी बोलेगा एक सीधा आवेशित अनंत लंबा तार है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि चार्ज्ड है, जिसपे आवेश है, उस पर उसका विद्युत क्षेत्र निकालिए। कभी बोलेगा एक प्लेट पर हमने आवेश डाल दिया है, उस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र पता कीजिए। कभी बोलेगा एक आवेशित गोला है, इस आवेशित गोला के कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए। सब में विद्युत क्षेत्र निकालने कहेगा गॉस का उपयोग करके, गॉस के नियम का उपयोग करके। तो सब में हम यही करेंगे। अब देखिए बच्चे, हमारे सामने मुख्य दिक्कत क्या आती है? मुख्य दिक्कत आती है ये थीटा। कहिएगा अपने ही अपने बोले जा रहे हैं, कैसे मुख्य दिक्कत आती है ये हमको समझाइए सर। तो बच्चों मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो कि एक इस तरह का सतह है, ठीक है, और यहां पर एक ऐसे आवेश है। तो हम जानते हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है सीधा, मतलब एकदम त्रिज्या की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र निकला सभी जगह ऐसा सीधा। लेकिन बच्चों, विद्युत क्षेत्र तो इस प्रकार से निकल गया, ये उत्तम बात है, लेकिन क्या क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा जिधर विद्युत क्षेत्र है? क्या ये आवश्यक है? नहीं। क्षेत्रफल सदिश का मतलब ही होता है लंबवत, सतह से 90 डिग्री। अगर यहां पर यह सतह ऐसे है तो इस पर 90 डिग्री करीब करीब ऐसे खिंचाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर, इतना हो गया थीटा। यहां पर देखोगे तो करीब करीब सतह इसी प्रकार से है, इसलिए एरिया वेक्टर जो है एकदम समानांतर ही निकल जाएगा। यहां पर उसी तरह से ऐसे चला जाएगा एरिया वेक्टर, यहां पर थोड़ा सा हमें लगता है इस ढंग से चला जाएगा एरिया वेक्टर। कहने का अर्थ क्या है बच्चों? कहने का अर्थ यह है कि ऐसे एग्जाम्पल में थीटा का मान हर जगह अलग अलग है, हर एक बिंदु पे अलग अलग। यहां देखा तो करीब 20 डिग्री, यहां 30 डिग्री, यहां देख रहे हैं 0 डिग्री, यहां कुछ और, ये कहीं कुछ और। तो ऐसे चित्रों में गॉस का नियम लगाना बेहद कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये जो थीटा है ये बहुत हर जगह बदल रहा है। कितना जगह आप लगाइएगा, यहां के लिए भी, यहां के लिए भी, कितना जगह लगाइएगा? संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा इसमें सबसे प्रथम प्रयास क्या रहना चाहिए? हमारा सबसे प्रथम प्रयास यह रहना चाहिए कि हम एक ऐसे सतह का, एक ऐसे पृष्ठ का परिकल्पना करें, कल्पना करें, इमेजिनेशन करें कि वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का यह कोण थीटा ज्यादा न बदले, एक बार बदले, दो बार बदले, कि जिसको आसानी से हम कैलकुलेट कर देंगे। दो बार बदलेगा, एक बार इसके लिए, एक बार उसके लिए, हल करके जोड़ देंगे। लेकिन अगर अनंत बार बदलेगा तो कैसे जोड़ पाइए? संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब ये मैं मिटाता हूं। देखो, ये सब तुमको ध्यान दिलाते जा रहा हूं, कुछ नहीं लिखना है शुरू के 15-20 मिनट में, अंत का सिर्फ आधा घंटा में लिखाई चलेगा। पहले दिमाग में बस जाए बात, फिर लिखने वाली बात। आगे करते हैं। अब देखो, क्या मैं बात कर रहा हूं, समझो बच्चों। गॉसियन, ये जो सतह बनाएंगे, कैसा सतह बनाएंगे? ऐसा सतह बनाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, दोनों के बीच का यह कोण थीटा एक समान आ जाए। देखो बच्चों, पहले हम लेते हैं कि मान लो यह एक रैखिक आवेश है, अनंत लंबा है, बहुत लंबा है। इस पर हमने एक तार है सीधा सा, और उस तार पे हमने आवेश दे रखा है। इसको रैखीय आवेश बोले, लीनियर चार्ज बोले, या एक आवेशित तार बोले, दोनों बात बराबर है। क्या मैंने बोला? रैखीय आवेश बोले, आवेशित भी बोल सकता है, रैखीय आवेशित है, या बोले एक आवेशित तार, चार्ज्ड वायर, है ना, एक चार्ज्ड वायर बोलिए, या लीनियर चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, सभी बात वही है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर बताए थे रैखीय के लिए, पूछ रहा है आवेशित तार के लिए। अरे भैया, तार भी तो एक रेखा के समान ही होगा,
कंफ्यूज नहीं होना। अब पहले इसका विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होगा, हमें इसकी कल्पना करनी है। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक वस्तु ढूंढ के रखी है जिससे आपको बहुत आसानी से इसका विद्युत क्षेत्र समझ में आ जाएगा। कहां गया, देखिए हमारे सामने ये गोल वाली कॉम्ब है ना। इस कॉम्ब का उपयोग करने से हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो लंबी वाली इसकी छड़ी गई है, ये जो लंबी वाली इसकी छड़ी है, इसको आप मान लो कि ये लाइन है जिस पर आवेश बटा हुआ है। अब इससे विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम एक आवेश का कल्पना करेंगे कि मात्र एक बिंदु आवेश है, यहां पर एक बिंदु आवेश है। अगर यह एक बिंदु आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता, इधर भी, आगे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी, सब तरफ निकलता। लेकिन अभी देखो बच्चों क्या है कि एक चक्र के समान इसमें विद्युत क्षेत्र तो निकलेगा लेकिन ऊपर और नीचे नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर दूसरा आवेश ठीक इसके नीचे उपस्थित है। तो जो ठीक इसके नीचे उपस्थित आवेश है, समझिएगा मेरी बात को, ऊपर वाला आवेश कहेगा हम विद्युत क्षेत्र नीचे बनाएंगे और ये जो नीचे आवेश है वो कहेगा मैं विद्युत क्षेत्र ऊपर बनाऊंगा। तो कट जाएगा ना जी दोनों का, तो विद्युत क्षेत्र दोनों का कट गया। लेकिन जो इधर वाला दिशा में निकल रहा था ऐसे चक्र की तरह चारों तरफ, उसको तो कोई नहीं काटा, नीचे वाले को काट दिया गया। ऊपर वाला आवेश नीचे की दिशा में विद्युत क्षेत्र बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाला आवेश ऊपर की दिशा में बनाता है, तो कट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इधर दिशा वाला नहीं कटा। उसी तरह से जो विद्युत क्षेत्र इसने ऊपर की दिशा में बनाया था, तो कोई आवेश ऊपर भी तो है। एक मान लीजिए मैं इस आवेश की बात कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक आवेश जो यहां है तो इसके कोई ऊपर भी है, इसके कोई नीचे भी है, क्योंकि आवेश जो है अनंत लंबा है, बहुत लंबा है। ऐसा नहीं कभी अंत हो जाएगा इसका, कोई ना कोई तो इसके ऊपर रहेगा ही, कोई ना कोई तो इसके नीचे रहेगा। अब जितना भी विद्युत क्षेत्र ये नीचे की दिशा में बनाएगा, तो ये कहेगा मैं आपको विद्युत क्षेत्र को काट दूंगा, इससे ये कट गया। ये कहेगा मैं नीचे बनाऊंगा, तो ये नीचे वाला कहेगा मैं ऊपर बनाऊंगा, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करके काट देगा। लेकिन जो इस दिशा में बना ऐसे, इसको तो नहीं काटेगा, ये भी कहेगा मैं इधर बनाऊंगा। किसी से किसी का लड़ाई है, कोई विरोध हो रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। यहां देखिए विरोध हो रहा था, टकरा रहा था, लेकिन इधर कोई नहीं टकरा रहा है। ठीक इस कंघी के दांत की तरह, देखिए कंघी का दांत किस तरह से हुए, चारों तरफ ऐसे निकला हुआ है, लेकिन न तो ऊपर दांत है न तो नीचे की दिशा में दांत है, बस चक्र की तरह चारों तरफ इस तरह से दांत निकला हुआ है चारों तरफ। उसी तरह से इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो पहले तो हम विद्युत क्षेत्र समझ गए इसका। कैसे होगा विद्युत क्षेत्र इसका बच्चों, तो बस चारों तरफ। अब बोलिए कंघी में तो इधर 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 सब था, अब बोर्ड से मैं आगे कैसे दिखा दूं, इस पे एक कील ठोक दे, एक कांटी ठोक दे, ठीक है। तो आप समझ जाना है कि सर किस तरह से बताना चाह रहे हैं। ये एक बेलनाकार के रूप में चक्र की तरह है, चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सभी दिशाओं में ये निकला हुआ है इसका विद्युत क्षेत्र। तो ये बन गया हमारा विद्युत क्षेत्र, ये तो हमें पहले समझ में आया। अब एरिया वेक्टर, एरिया तो कोई सतह पर ही ना खींचेंगे जी, तो एक सतह का निर्माण करेंगे। कैसा सतह का निर्माण करना है हमें, हमें इस प्रकार के सतह का निर्माण करना है कि जो थीटा है दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो कोण है वो न बदले, हर जगह एक समान रहे। तो बच्चों यहां पर यह जो सतह होगा, आप सोचिए, वीडियो पॉज करके खुद बनाने का सोचिए कि कैसा सतह बनाए हम, है ना। मैं अभी आपको बताता हूं, ये जो सतह होगा ये बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा। एक बेलनाकार सतह का निर्माण करेंगे, चाहे आप जितना भी त्रिज्या ले लें। सीधे सिंपल हम कह दिए आर त्रिज्या, आर त्रिज्या के एक बेलन का निर्माण हमने किया, है ना। जहां पर हमको मान लीजिए यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पर निकालना था, तो उतना ही दूर का त्रिज्या लेके, उतना ही दूर का त्रिज्या लेके हम एक बेलन का निर्माण किया। आखिर हमने बेलन का ही निर्माण क्यों किया, ये बात हमें समझना है। देखो बच्चों मैं बगल में एक बेलन का चित्र बनाता हूं,
यह बेलन का अक्ष है। हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर किसी भी सतह पर 90 डिग्री होता है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि बेलन, गोला, वृत्त, सिलेंडर, स्फेयर और एक सर्किल, तीनों पर अगर आपको 90 डिग्री खींचना है इसके सतह पर, तो त्रिज्या खींच दीजिए, है ना। क्या खींच दीजिए? त्रिज्या खींच दीजिए, वही इस पर 90 डिग्री का काम करेगा। तो कहेंगे सर त्रिज्या तो ऐसे खींचाएगा, यहां पर भी त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या ही जी, अक्ष से 90 डिग्री को ही त्रिज्या कहते हैं एक बेलन के लिए। यहां पर भी त्रिज्या ऐसे, यहां पर भी ऐसे, इधर एरिया वेक्टर है। ये सब क्या है? ये सभी क्षेत्रफल सदिश है, ये सब एरिया वेक्टर है। अब इन दोनों चित्रों को मिलान करो, कहिएगा सर ये तो अच्छा, बहुत अच्छा बात हो गया, जो लड़का समझ गया होगा कहिएगा सर ये तो लग रहा है जैसे अक्ष है इसका तार, क्योंकि तार से ही त्रिज्या नापे हैं, है ना, और इस तार से ही सभी तरफ निकल रहा है विद्युत क्षेत्र, है ना, और तार से ही 90 डिग्री पर निकल रहा है एरिया वेक्टर। मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसी तरह से एरिया वेक्टर भी निकल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों, है ना। तो यहां पर अगर अब हम खींचेंगे, मान लीजिए कि यहां पर अब हमको कहे एरिया वेक्टर खींचने, तो कहेंगे जैसे विद्युत क्षेत्र गया है वैसे ही एरिया वेक्टर भी जाएगा हर स्थान पर। ज्यादा नहीं खींचेंगे हम, कुछ को ही खींच के संतोषम परम सुखम कर लेंगे, संतोष कि हाँ समझ गए भैया, समझ गए, कतना खींचते रहे। हर जगह दोनों एक समान होगा, एक ही दिशा में होगा। जैसे इस कंघी का जैसे विद्युत क्षेत्र था बाहर बाहर, एक गोला हम लगा दिए इसे, बेलन, सॉरी गोला नहीं बेलन, एक बेलन हम लगा दिए इस पर ऐसे खोल की तरह, इन्वलप की तरह, इन्वलप की तरह एक बेलन इसमें समा दिए। तो जैसे जैसे ये कांटा की तरह बाहर बाहर था, ठीक वैसे ही एरिया वेक्टर भी बाहर निकलेगा। दोनों चित्र को इसे मिलान कर दीजिए, है ना। विद्युत क्षेत्र भी इस तार से 90 डिग्री था, ये जो पहले वाला उजला लाइन है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र भी इस तार पर 90 डिग्री था। और हमने सीखा कि एरिया वेक्टर भी इस पर 90 डिग्री है। एरिया वेक्टर 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि एरिया जो होता है वो त्रिज्या के दिशा में निकलता है, तो त्रिज्या तो ऐसे ही निकलेगा, ये त्रिज्या की दिशा में निकला। अंडरस्टूड है बात? चलिए, तो हमने सतह तो सीख लिया। इस सतह को बोलते हैं गौसियन सतह। ये जो सतह हमने बनाया, ये बेलन जो हमने बनाया, ये एक गौसियन सतह है, क्योंकि गौस का अनुप्रयोग कर रहे हैं जी। अब देखिए, सिर्फ समझने का देर है, खेल खत्म हो गया। जब दोनों समानांतर है, जिधर ई वेक्टर उधर ही ए वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एकदम नहीं समानांतर है जी। देखो तो उजला लाइन और पीला लाइन, हर जगह उजला लाइन और पीला लाइन समानांतर है, तो दोनों के बीच का कोण हर जगह कितना होगा? तो दोनों के बीच का कोण हर जगह पर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि हर जगह समानांतर है। समानांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0 डिग्री। नाउ मूविंग अहेड, कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर बेलन का एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे भी तो होता है। कहेंगे अच्छा, गुरुजी को फंसाता है ना। कोई बात नहीं। अरे जैसे ऊपर में कैसे सतह होगा? चपटा, बेलन के ऊपर चपटन होगा जी, थाली की तरह। तो इस पर 90 डिग्री खींचो, सीधे ऊपर, है ना। अगर एक इस तरह का चपटा सतह है तो इस पर 90 डिग्री कैसे होगा? एकदम ठड़ी, है ना। तो यहां पर जो इस सतह पर, इस क्षेत्रफल पर, इस एरिया पर जो 90 डिग्री होगा वह ऊपर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश यहां ऊपर हो गया। उसी तरह से नीचे वाला चपटा है तो इस पर क्षेत्रफल सदिश नीचे होगा। यहां देखिए क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा था और एरिया वेक्टर इधर है, तो 90 डिग्री नहीं हो गया? यहां भी 90 डिग्री, उसी तरह से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। तीन जगह पर हमें निकाला। अब आराम से ये वाला लगा देंगे। हम कहेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो तीन जगह निकलेगा, है ना। कैसे कैसे निकलेगा? तो ऐसे लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पहले ऊपर वाला टॉप सरफेस, टीओपी टॉप लिख दिए, फिर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बॉटम वाला नीचे, बॉटम वाला बॉटम प्लस
ई वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब कौन वाला? तो ये कर्व्ड, कर्व्ड माने घुमावदार, बेलन का ये घुमावदार है ना, तो कर्व्ड वाला। तीन जगह ये निकला, तीनों को लिखेंगे फटाफट। टॉप वाले के लिए कॉस 90 डिग्री, बॉटम वाले के लिए भी कॉस 90 डिग्री, लेकिन घुमावदार के लिए 0 डिग्री। ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0, 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। प्लस यहां भी कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0, 0 से गुना होकर सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर रह जाएगा ई ए। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री होता है केवल 1, तो 1 से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई ए ही रह जाएगा। आगे लिखते हैं, हम पहले ये सोल्व कर रहे हैं बाबू, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हल कर रहे हैं, फिर उसके बराबर ये कर देंगे, ठीक है? अस्थिर से देखते जाइए। अब ई तो हमको नहीं पता है, लेकिन कर्व्ड, ये कर्व्ड का आया है जी, ये कर्व्ड का आया है। बेलन के वक्र सतह का, कर्व्ड का शुद्ध हिंदी वक्र होता है, तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर और गुना लंबाई, जितना भी बेलन का लंबाई है, मान लीजिए बेलन की लंबाई एल है। तो ये तो पहला निकल गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकल गया। अब हम निकालेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा समझो बच्चों? एकदम आराम से, टेंशन टेंशन नहीं ना ले रहा है जी, सर बोलते जा रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं, है ना? पोथी पत्रा लिखने का आदत पुराना है, घसंट विद्या है ना, घसंट विद्या नहीं यहाँ करना है, घसंट रटंत समझना है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, समझो। लीक नहीं करना चाहिए, कहीं फटा पाइप तो नहीं ना दिमाग में जी, फटा पाइप रहेगा तो इधर से हम बोलेंगे, कंसेप्ट जाएगा यहां से। कंसेप्ट कितने जगहों से जाता है? कंसेप्ट जाता है 2 जगहों से, आंख देखने से और कान सुनने से, है ना? और अगर पाइप फटा हुआ है यहाँ पे तो सारा कंसेप्ट यहां से उड़ जाए, ठीक है? देखो इधर, तो अब हम निकालेंगे फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्यू निकालेंगे, कुल आवेश कितना हो जाएगा? तो आपको दिया रहेगा कि इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है ये लेमडा है। कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं, है ना? अब हम जानते हैं रैखिक आवेश घनत्व लेमडा क्या होता है, तो आवेश बटा लंबाई होता है। हमने तो यहीं तक का नापना है, जितना लंबा बेलन है हम उतना ही नाप रहे हैं, हालांकि तार अनंत लंबा है ना? तो हम अभी यहीं तक का नाप रहे हैं जिसका लंबाई एल है। तो एल लंबाई के भीतर कुल कितना आवेश हो जाएगा? तो कहिएगा सर इसको इधर ले जाके गुना कीजिए, तो क्यू बराबर, ये ऊपर चला गया, लेमडा गुना एल। क्यू, क्यू माने आवेश कितना के बराबर हो गया? तो लेमडा गुना एल के बराबर हो। तो आवेश के बदले लिखो लेमडा गुना एल बटा एप्सिलॉन नोट। कहिएगा कि सर एक फ्लक्स हमने यहां से निकाला, फ्लक्स का होता है ना ई डॉट ए वेक्टर, तो ई डॉट ए वेक्टर 3 जगह हम जोड़ दिए तो कुल फ्लक्स निकल गया। तो एक फ्लक्स हम सर यहां से निकाल के रखे हैं और एक फ्लक्स सर यहां से आ गया, दोनों को हम बराबर कर देंगे। शुरू में ही कहे थे फ्लक्स का कितना सूत्र होता है, वीडियो स्टार्ट करने के साथ, तो आपके फ्लक्स का 2 सूत्र होता है, एक ई डॉट ए वेक्टर वाला, तो 3 जगह ई डॉट ए वेक्टर निकला, तीनों को जोड़ दिए तो टोटल ई डॉट ए वेक्टर निकल गया। और दूसरा गॉस के नियम से, तो दोनों जब फ्लक्स ही बता रहा है, ये भी फ्लक्स बता रहा है फाई बराबर, और ये भी फ्लक्स बता रहा है, तो क्या दोनों बराबर नहीं होने चाहिए? जब दोनों फ्लक्स की बात कर रहा है तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर कर देंगे। वो वाला कितना था? ई गुने 2 पाई आर एल, है ना? और ये कितना है? लेमडा गुना एल बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां एल से एल क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 पाई को, आर को नीचे उतारो, लेमडा बटे ये नीचे उतारो 2 पाई आर, और ये गुना एप्सिलॉन नॉट। जरा सा मैं इसको सजा दूंगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, बच क्या गया? ऊपर में बच गया लेमडा, नीचे में बच गया आर।
ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। ये साफ दिख रहा है कि ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक नंबर वाला में, कि अगर एक आवेशित अनंत लंबी तार है, क्या बोलेगा, यह एक अनंत लंबी रैखिक आवेश, अनंत लंबी रैखिक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, और 4 ऑप्शन देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो बोलेगा 1/r², 1/r³, 1/r और r किसके समानुपाती होगा, है ना। तो जिनको याद होगा फार्मूला, उनको लगा कि हाँ 1/r है ना, ये विद्युत क्षेत्र r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसमें वो टिक मारेगा कि विद्युत क्षेत्र जो होगा ई वेक्टर वो 1/r के समानुपाती होगा, या यूं कहूं कि r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हल हो गया हमारा ये, है ना। तो देखिए अभी इस बात को जो लड़का स्मार्ट है, स्मार्ट मतलब देखने में नहीं, वही पाइप जिसका फटा हुआ नहीं है ना, वो स्मार्ट है। तो जो लड़का स्मार्ट है उसको समझ में आएगा कि हाँ दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। आप ही देखिए बच्चों इस कंघी को अगर नजदीक में देखोगे, है ना, तो सारा जो विद्युत क्षेत्र का रेखा है वो पास पास में है, सटा हुआ है, कम दूरी में ज्यादा लाइन है, लेकिन जैसे जैसे दूर हो जाएगा वैसे वैसे रेखाओं की संख्या घट जाएगी। देखो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं चौक की सहायता से। देखो अब उतना तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये आप देखिए हमने पूरा गोल तो नहीं हुआ है, लेकिन इसी तरह से निकलेगा पूरा एकदम चक्र की तरह। हम 4 ही लाइन दिखाते हैं, छोड़ो ना, इधर वाला काट दिए। अभी देखो बच्चों यहां पर एक छोटी सी रेखा ही करेंगे तो चारों लाइन आ जाएगा, लेकिन यहां देखो ज्यादा दूर दूर में है, दूर दूर नहीं हो गया है, देखिए तो यहाँ जो चौक है कितनी कम कम दूरी पर है, बहुत कम कम दूरी पर है, लेकिन इधर देखो दूरी ज्यादा ज्यादा हो गया है। और हम बताए थे कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाए, वो फैल जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र कमजोर हो गया है ना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस कंघी के नजदीक, इस लाइन के नजदीक, इस रेखा से जितना सट के रहिएगा लाइन भी उतना सटा सटा हुआ रहेगा, और जितना दूर जाओगे तो लाइन भी ऐसे ऐसे फैल जाएगा। मेरे हाथ को ही ले लो, है ना, अगर मैं हाथ को इस तरह से ऐसे उठाया हुआ हूं, है ना, अगर विराट कोहली ने सिक्सर मारा और मैंने हाथ ऐसे उठाया, तो यहां पर दूरी कम है और यहां मेरे अंगुली के पास दूरी ज्यादा है, बढ़ गई है दूरी, वही बात यहां भी होगा। ठीक है, तो ये पहले हमने पूरा समझा दिया। क्या हमने आपको बातों ही बातों में पढ़ा दिया, हमने बातों ही बातों में आपको पढ़ा दिया कि एक रैखिक आवेश, एक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब जो है इसी बात को हम सिलसिलेवार ढंग से लिखेंगे। तो गॉस के अनुप्रयोग को बच्चों हमने 4 स्टेप में विभाजित कर दिया है। हर कोई भी गॉस का अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र निकालने का है, हम 4 स्टेप में ही उसको करेंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले एक सतह बनाइए। ये यहां पर बेलन बनाया था ना जी, हर क्वेश्चन में बेलन नहीं बनता है ना। हर में मैं आपको इसी तरह से गप करके मैंने पूरा शुरू में समझा देंगे फिर लिखाएंगे। तो पहले एक गॉसियन सतह बनाइए, जो कि हमने यहां बेलन बनाया है। दूसरा काम, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालिए, ये निकाले हम पूरा इतना, देखो ये दूसरा काम। तीसरा काम, तीसरा काम आप गॉस के सूत्र से या कुल आवेश निकाल लेना, पहले ये वाला स्टेप यहां जो किया है, हम कुल आवेश निकाल लेंगे इस गॉसियन सतह के भीतर, कुल आवेश कितना है, ये तीसरा काम। और चौथा काम, ये गॉस का अनुप्रयोग लगा के दोनों को बराबर कर दीजिए, ये चौथा काम। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन खलास। तो आप पहला अनुप्रयोग तो समझ गए हैं, आइए हम इसको लिख लेते हैं, यही हमारा आज का होगा काम। ठीक है, एकदम इसको कंठाग्र कर लीजिए, दिमाग मस्तिष्क में बसा लीजिए।
अब देखिए बहुत सारे बच्चे का हमने फोन पे बात होती है, बहुत सारे बच्चे हमसे मित्र की तरह बात करते हैं, एज अ फ्रेंड। तो कहते हैं कि सर कंसंट्रेशन थोड़ा वीडियो में टूट जाता है, पढ़ते पढ़ते देख रहे हैं, है ना, झुकने लगते हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के कुछ हम बात आपको बताते हैं। कंसंट्रेशन और अपने कर्म, जो भी आपका कर्म है, आपका कर्म क्या है, पढ़ना। अगर इन सब में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप सभी के पास फोन है, तो डेली गीता सुनो, है ना। थोड़ा ओल्ड मेथड हम बता रहे हैं, बहुत पुरानी कहिएगा, पार लगेगा सर, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं भी पढ़ता हूं, सिर्फ कितना, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट ही। आप मोबाइल पे ही गीता पुस्तक अवेलेबल है, डाउनलोड आप गूगल पे जाके कर सकते हैं, या यूट्यूब पे जाइएगा तो यूट्यूब पे भी वो खुद पढ़ पढ़ के और उसका हिंदी करेगा, संस्कृत पढ़ेगा, हिंदी। उन बातों को जब सुनिएगा तो मानसिक क्षमता बढ़ती है ना, आपका माइंड स्ट्रांग होता है इन सभी बातों को सुनने से, और आपका मन एकाग्र होता है, आप फोकस्ड हो जाते हैं कि हमको क्या करना है, मेरा कर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप फॉलो करें मात्र 15 मिनट। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप कुरान पढ़ें, इससे आपका जो है मस्तिष्क कंसंट्रेट रहेगा। आप अगर मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़िए, इससे आपका पढ़ाई में दिल लगेगा, इधर उधर बेकार की बात में नहीं भटकिएगा। ठीक है, इस मेरी सलाह को एक मान के देखिए, आप डेली 15 मिनट पढ़ के देखिए, फायदा जरूर होगा। ठीक है, हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई जो है अपने पुस्तक को पढ़िए। देखिए अभी बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आवेशित अनंत लंबे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, है ना। यहां पर जो आवेशित अनंत लंबा चालक है, इसकी जगह पे आवेशित अनंत लंबा रैखिक आवेश चालक भी डाल सकता है। क्या, रैखिक आवेश चालक, तो घबराना नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinitely long, due to a infinitely long uniformly charged straight conductor, a straight कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा चालक है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं, आंसर, इस प्रश्न का हल शुरू करते हैं। तो हमने कहा था 4 स्टेप में तोड़ देंगे, तो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 हम क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण, वही सिलेंडर। गॉसियन पृष्ठ का निर्माण, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण, निर्माण होता है ना, ना होगा निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले गॉसियन सतह का हम निर्माण करेंगे। करते हैं आइए बच्चों, यहां पे चित्र बनाएंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया रैखिक आवेश, इस आवेश का घनत्व मान लीजिए लेमडा है।
तो इससे विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? ज्यादा जगह नहीं दिखाइएगा, ठीक है, पिक्चर कचड़ा हो जाएगा। आपका परीक्षा में कॉपी जितना सुंदर हो उतना अच्छा, ज्यादा कचड़ा नहीं करना है। ये सब क्या हमने दर्शाया है, एक दो जगह लिख दीजिए। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाया है। अब एक बेलन का निर्माण कीजिए। एक बेलन का हमने निर्माण कर दिया। यहां पर बेलन का त्रिज्या कितना लिए हैं? बेलन का त्रिज्या r लिए हैं। मान लीजिए इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब यहां पर जो है आप कैसे एरिया वेक्टर सिखाए थे? इस लाइन पर 90 डिग्री। लेकिन देखो बच्चों एक बात और, सतह से 90 डिग्री होता है तो यहां से 90 डिग्री नहीं खींचेंगे, हम यहां से बिंदु बिंदु कर देंगे कि जाएगा इस पर 90 डिग्री लेकिन शुरू होगा यहां से, है ना। यहां पे खींच दिया एक जगह। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा ही तो हम जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ऐसे है। एक आध जगह और एरिया वेक्टर खींच देंगे, यहां पे भी एरिया वेक्टर खींच देंगे। यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, थीटा कितना 0 डिग्री, यहां भी थीटा कितना 0 डिग्री। अब एगो नीचे खींच देंगे, नीचे भी तो था ना, नीचे में एरिया वेक्टर इस तरह से। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं समझाना चाहिए, है ना, ये चपटा सतह है तो 90 डिग्री इससे, तो ये कितना थीटा हो गया 90 डिग्री। एगो ऊपर भी तो होगा, ऊपर जरा जगह कम है, कोई बात नहीं, एरिया वेक्टर यहां भी कितना डिग्री 90 डिग्री, है ना। ऊपर भी एरिया वेक्टर खींच दिए, तीन जगह, एक बार घुमावदार सतह, एक नीचे एक ऊपर। अब हम इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। माना कि तार से या आवेशित चालक से, आवेशित चालक से r दूरी पर एक बिंदु P, r दूरी पर एक बिंदु P है ना, बिंदु P स्थित है, जहां हमें बिंदु P पर, जहां हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है, विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है, इसीलिए हम r त्रिज्या का ही एक बेलन बनाएंगे। इसलिए हम चालक को अक्ष मानकर, चालक को अक्ष मानकर, अक्ष मानकर r त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं जो कि बिंदु P से तो गुजरबे न करेगा, r त्रिज्या का बनाइएगा, जो कि बिंदु P से गुजरता है, गुजरता है, पूर्ण विराम। अब देखो आगे क्या होगा, इधर नोट हो गया है ना, नोट नहीं हुआ है रोको और रिकॉर्ड करो, मतलब नोट करो। रिकॉर्ड तो मेरा फोन में हो रहा है जी। चलो जी, अभी ये स्टेप खत्म नहीं हुआ है, अभी हम करेंगे यहां, क्या यहां भैया जरा समझोगे, वक्र सतह के लिए, वक्र सतह के लिए ई वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच कोण, वक्र सतह जो है ये कर्व वाला, उसके लिए कोण कितना है 0 डिग्री। अब फिर लिखेंगे ऊपरी तथा नीचले
ऊपरी तथा निचले समतल सतह के लिए कितना है, तो 90 डिग्री। ऐसे कर देंगे, बात समझ जाएंगे। अब लिखना थोड़ा जरूरी है, के लिए ई वेक्टर ए वेक्टर के बीच का लिखना है तो लिख देना, के लिए ई वेक्टर था ए वेक्टर के बीच का कोण तो 90 डिग्री। ठीक है, अब पहला स्टेप खत्म हो गया है ना। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में हम सिखाए थे कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का गणना, इसका कैलकुलेशन। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए बोल के हम लिखा देंगे, टेंशन नहीं लो। ये वीडियो वाला क्लास में बड़ा अच्छा है। देखो ऐसे जब लाइव पढ़ाते थे तो हिंदी वाले के एक बार लिखा है, इंग्लिश वाले को एक बार लिखा है। जब इंग्लिश वाला को लिखा रहे तो हिंदी वाला बैठ के गप करने लगता था। ऐसे यहाँ क्या है, जब इंग्लिश वाले को हम लिखा रहे हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, वीडियो बढ़ा लीजिए, है कि नहीं। कैलकुलेशन ऑफ फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर की गणना, इसका हम गणना कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, सीधे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां फ्लक्स वक्र सतह तथा ऊपरी और नीचले, ऊपरी और निचले समतल सतह, ऊपर और नीचे तो समतल है नहीं, एकदम सपाट है, समतल सतह के लिए ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं। एक बार फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके लिए, तो पहले कर देते हैं टॉप के लिए, मतलब ऊपरी सतह। फिर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके लिए, तो कर्व्ड के लिए, गोलादार, फिर नीचे घुमावदार, घुमावदार बोलिए, वक्र बोलिए। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर अब किसके लिए, बीओ डबल टीओएम, बॉटम के लिए। ठीक है, तो करेंगे आगे। यहां देखिए हम सीधे लिख देंगे कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। टॉप सतह में कितना डिग्री बना है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री प्लस ई ए, कर्व्ड वाला में कितना बना है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कर्व्ड। और नीचे वाला भी समतल सतह में कितना बना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। ये किस में निकल गया, बॉटम में। अब हम जानते हैं बच्चों, अब एकदम तो धड़ाधड़ हमको बताते जाना चाहिए, बेकार उतना समझा रहे हैं हम, कि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, 0 से गुना होके ये भी 0, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, 0 से गुना होके ये भी 0, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। तो फाई फ्लक्स बराबर कितना निकल जाएगा, ई ए, बस। और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 से गुना होने पर ई और ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई ए किसके कारण है, ये कर्व्ड, कर्व्ड सतह के कारण ही निकलेगा विद्युत क्षेत्र, ऊपर नीचे कुछ नहीं, खत्म। तो फाई बराबर एरिया लिख दीजिए बच्चों, बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर, और बेलन का लंबाई मान लेते हैं एल। यहां पर दर्शा दीजिए कि बेलन का लंबाई जो है कितना है, एल है। ठीक है, यहां और लिखते जाओ, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, यहां पे स्टेप 2 हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम करेंगे स्टेप 3। मिटा देता हूं फिगर मिटा देता हूं। हिंदी वाले बच्चे तब तक उतारेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे को मैं बोल बोल के लिखा देता हूं, लिख लीजिए। फिगर तो वैसे ही रहेगा, लिखिए। लेट एज्यूम we have to find electric field
at a point P. We have to find electric field at a point P. Electric field at a point P, which is at a perpendicular distance of r, which is at a perpendicular distance of a small r, which is at a perpendicular distance of a small r from the charged conductor. From the charged conductor. Full stop. So we draw a cylindrical Gaussian surface. So we draw a cylindrical Gaussian surface. Cylindrical Gaussian surface passing through point P. Passing through point P, and the conductor acts as its axis, and the conductor acts as its axis. जो कंडक्टर है इसके एक्सिस की तरह एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है. कंडक्टर एक्ट्स एज इट्स एक्सिस. फुल स्टॉप. फिर यहां लिखेंगे हेयर angle between E vector and A vector, angle between E vector and A vector for curved surface, angle between E vector and A vector for curved surface, CURVED, curved surface बराबर 0 डिग्री. 0 डिग्री हो जाएगा. नीचे आके एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर, angle between E vector and A vector for top and bottom flat surface, for top and bottom flat surface, for top and bottom flat surface बराबर 90 डिग्री है ना. बराबर देखिए कितना है, देखो 90 डिग्री हो गया. अब स्टेप 2 करेंगे. ये तो इंग्लिश में लिख ही दिया, कैलकुलेशन ऑफ phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर. यहां लिखिएगा here we have to find flux. Here we have to find flux for 3 surfaces. Here we have to find flux. Here we have to find flux for 3 surfaces. For 3 surfaces. Full stop. फिर उसके बाद 1 for curved surface, 1 for curved surface, and rest 2 for top and bottom, and rest 2 for top and bottom surfaces, and rest 2 for top and bottom surfaces. उसके बाद आप कॉपी कर लेंगे. अब मैं मिटा देता हूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं. हिंदी वाले बच्चे जो इतना दूर तक बढ़ा के सीधे अब यहां आ जाएंगे. जंप कीजिए. स्टेप 3 में देखिए बच्चों हम क्या करते हैं. स्टेप 3 में बच्चों हम लोग ये जो सिलेंडर बना था, सिलेंडर के भीतर कुल आवेश कितना है, गॉसियन सतह के भीतर कुल आवेश कितना है, इसका गणना करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड Gaussian surface, inside Gaussian surface, Gaussian सतह के भीतर आवेश की गणना, ये तीसरा स्टेप जो है बहुत छोटा होता है. सीधे हम लिखेंगे, यहां लिखते हैं, हम जानते हैं कि
चालक का रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है ना। रैखिक आवेश घनत्व हम जानते हैं कि लेमडा है, तो लेमडा बराबर सीधे क्या होता है भैया, आवेश बटा लंबाई, तो आवेश बराबर लेमडा गुना लंबाई, सीधे खत्म यार, सीधे इसको मानो स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 हो गया ये। अब स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4 में सीधे क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम या गॉस सूत्र का उपयोग, क्योंकि गॉस के ही नियम से करेंगे। गॉस प्रमेय का उपयोग, चौथा स्टेप में जाके गॉस प्रमेय का उपयोग कर लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम लगा दो भैया। तो हम लिखेंगे नीचे गॉस सूत्र से क्या हो जाएगा, गॉस सूत्र से फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में हम आवेश निकाले हुए हैं कि बंद पृष्ठ के भीतर गौसियन सतह के भीतर कितना आवेश था, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्यू के बदले लेमडा गुना एल बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको दीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 भी फाई को दर्शाता है, समीकरण 2 1 भी फाई को दर्शाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब समीकरण 1 तथा 3 से, अब समीकरण 1 तथा 3 से दोनों फाई फाई के बराबर ही, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा, ई गुने 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल गुना एप्सिलॉन नॉट। यहां एल से एल क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 पाई आर है इसको नीचे उतार दीजिए, तो ई बराबर लेमडा भागे 2 पाई आर गुना एप्सिलॉन नॉट। जरा से इसको मैं बस सजा के लिख दूंगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना ऊपर क्या बच गया लेमडा, नीचे क्या बच गया, आ गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। यही है हमारा विद्युत क्षेत्र, है ना। अभी देखो बच्चे 1/2 पाई एप्सिलॉन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं आता है, मान नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जाते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो नहीं जानते। तो हो सकता है जब इस पर न्यूमेरिकल बनाने आ जाए तो हम हो सकता है फंस जाए, इसीलिए इसका हम एक और सूत्र भी लिख देते हैं कि क्या, अरे भैया 2 से नीचे भी गुना कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब 2 से हर में गुना करोगे तो अंश में भी तो गुना करोगे, नीचे गुना किया है 2 से तो ऊपर भी 2 से गुना कर दो, ऊपर भी हो गया 2, नीचे 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी आप लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। दोनों में से जो भी सूत्र आपको परीक्षा में दे आपको याद होना चाहिए। तो आज गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग हमने किया है, अभी और कितना अनुप्रयोग बाकी है, तो अब करना है एक आवेशित चादर, एक आवेशित चादर है उसका क्या होगा, और एक आवेशित गोला है उसका क्या होगा, है ना। तो दो मुख्य रूप से और डेरिवेशन जो है बचा हुआ है, और कुछ कुछ और भी है इसी में, एक मोटे आवेशित तार के भीतर कितना होगा ये सब, तो वो जो है हम अब सोच रहे हैं कि 2 क्लास के अंदर फिनिश किया जाए। ऐसे एक दिन में एक डेरिवेशन करेंगे तो 3-4 क्लास चल जाएगा गॉस के अनुप्रयोग में, तो उसको 2 से 3 क्लास में हम फिनिश करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।